नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है भारत के पड़ोसी देश से। और ये कहा जा रहा है कि भारत का एक पड़ोसी देश जो अब इंडोनेशिया की तर्ज पर ही अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। तो हम देखेंगे कि आखिर भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अपनी अब राजधानी बदलने जा रहा है और ये राजधानी किन परिस्थितियों में बदलने जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, वहाँ की स्थिति ऐसी क्या हो गई है कि उसे अब राजधानी बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि दुनिया में और कौन से देश हैं जो हाल ही में अपने राजधानियों को उन्होंने बदला है, किस कारण से बदला है, उसके पीछे जो भी परिस्थितियां रही हैं उन पे भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। और फिर देख लेंगे भारत के संदर्भ में कि आखिर भारत ने अपनी राजधानियां कब बदली है, पहले क्या राजधानी थी, उसके बाद कौन सी राजधानी बनी और वर्तमान में जो भारत की राजधानी है वो किन परिस्थितियों में बनी, उसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड है। इंडोनेशिया की तरह राजधानी बदलेगा भारत का पड़ोसी देश। अब कौन सा पड़ोसी देश है, अगर आप समझ सकते हैं तो इस जो फ्लैग यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखकर आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि ये कहाँ की हो सकती हैं। उसे और क्लियर करने के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं और इसके आधार पर पूरा जो एनालिसिस है उसे करने का प्रयास करेंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल है, कह रहा है कि विल इंडिया चेंज इट्स कैपिटल लाइक इंडोनेशिया नेबरिंग कंट्रीज, वाई आर पीपुल वरीड, नो द रीजन। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है कि क्या इंडोनेशिया की तर्ज पर ही भारत का एक और पड़ोसी देश अब क्या कर रहा है, अपनी राजधानी बदलने जा रहा है और इसी कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और इंडोनेशिया अपनी राजधानी को, जैसे जकार्ता था इंडोनेशिया की राजधानी, उसे बदल कर नए द्वीप पर शिफ्ट किया जिसका नाम नुसंतारा है। और इसी तर्ज पर अब भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जो भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वो अब अपनी राजधानी बदलने जा रहा है, या कहें तो उसकी बदलने के पीछे जो मांग है वो काफ़ी जोर पकड़ चुकी है। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि बांग्लादेश की जो राजधानी है, आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, वो ढाका है। और जो ढाका है, ढाका का जो पूरा क्षेत्र है वो छोटा क्षेत्र है। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अधिक है और इसी कारण से जो राजधानी है ये ओवर क्राउडेड हो चुकी है। ओवर क्राउडेड यानी कि जितनी क्षमता लोगों को इसे अपने पास रखने की है, उस क्षेत्र में रहने की है संसाधनों के अनुरूप, उससे कई गुना अधिक पॉपुलेशन अब ढाका की हो चुकी है। और हालात तो यहाँ के इतने ख़राब हो चुके हैं कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो भी रिसोर्स की आवश्यकता है वो काफ़ी पहले समाप्त हो चुके हैं। और इसी कारण से ये जो समस्या है अब तेज़ी से बढ़ते जा रही है। और अब ये जो पूरा ढाका है, जो बांग्लादेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, ढाका का एक अपना इतिहास भी रहा है और ये काफ़ी प्राचीन या पहले से डेवलप शहरों में से माना जाता रहा है। यहाँ देखें तो ये शहर जो है अब दुनिया में देखें तो सबसे अधिक जनघनत्व वाले शहरों या राजधानियों में शामिल हो चुका है। और अब ये जो पूरी राजधानी है, इसके राजधानी के बदलाव के पीछे एक मांग पकड़ते जा रही है। और इसका उदाहरण कहीं ना कहीं जो पड़ोसी कह सकते हैं कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो इंडोनेशिया है, उसने भी अपनी राजधानी हाल ही में देखें तो बदली थी, जकार्ता से बदलकर नुसंतारा किया था। और उसके पीछे भी जो कारण था वो इसी तरह का था कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, वो जो क्षेत्र था जकार्ता, वो ओवर क्राउडेड हो चुका था, भीड़ भाड़ अधिक हो चुकी थी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वहाँ तेज़ी से दिखने लगे थे, जो शहर था वो डूब रहा था, वहाँ जो संसाधनों की कमी थी वो तेज़ी से कह सकते हैं संसाधन काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे थे। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ वहाँ पर थी, उन्हीं को देखते हुए अब भारत का जो पड़ोसी देश है उसी की तर्ज पर अपनी जो राजधानी है वो बदलना चाह रहा है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी बदलने की जो प्रक्रिया थी, ठीक उसी तर्ज पे अब बांग्लादेश अपनी राजधानी बदलने
की सोच रहा है या बदलने की पूरी प्राथमिकता इसने पूरी कर ली। अब कौन सी राजधानी हो सकती है, किस प्रकार वो राजधानी वहाँ पर कार्य करेगी, उन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये बात कही जा रही है कि कौन सा देश कर सकता है अपनी राजधानी में बदलाव, जो कि हमारा आज का शीर्षक था, तो यही बात हो रही है। भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो अपनी राजधानी जो यहाँ पर पूर्वी इसके क्षेत्र में अवस्थित जो राजधानी ढाका है उसे अब बदलने की सोच रहा है। पीछे भी कारण हमने बताया कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है और अब यहाँ भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है ये अपने प्रशासनिक जो भी सुधार है और संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए जो ढाका राजधानी है उसे स्थानांतरित करने की योजना बना चुका है। हालांकि इस पूरे फैसले के बारे में देखें तो जनता के बीच में कई सारी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजधानी बदलने की जो मांग है वो काफ़ी जोर पकड़ चुकी है। इसके पीछे कारण हमने पहले ही बताया कि लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं हो पा रही हैं इस शहर में, क्योंकि यहाँ ओवर क्राउडेड स्थिति देखने को मिल रही है। और ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर 306 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। और इनमें से 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बसर कर रही है और यही परिस्थितियां इसे बदतर बनाती हैं। दूसरी बात करें तो राजधानी बदलाव के पीछे आखिर महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है, या ये स्थिति और कह सकते हैं कि देशों की राजधानियों के सामने भी देखने को मिल सकती है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में भी आने वाले समय में या कुछ समय से ये मांग तेजी से उठ रही है कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है उसे क्या अब परिस्थितियों के अनुसार बदला जाना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे। तो ऐसे ही बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है उस बदलाव के पीछे जो अभी तक महत्वपूर्ण कारण है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो कारण है भीड़ भाड़ और जो अव्यवस्थित जो शहरीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ है, जो शहरीकरण हुआ है वो प्रॉपर किसी तरीके पर नहीं हुआ, व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ है। और मौजूदा जो राजधानी ढाका है ये अत्यधिक जनसंख्या के दबाव में है और यहाँ पर तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और इस कारण से एक तो संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त दबाव है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैफिक जो जाम की समस्या है वो सरकार के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि समस्या, चैलेंज बनी हुई है, जिस कारण से संसाधनों के स्तर पे जो भी रसद है, जो लॉजिस्टिक है, उसको उसकी जगह पे पहुँचा पाना एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये भी इनका जो एक खतरा है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो चुका है ढाका के संदर्भ में। क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो फ्लड की घटनाएं हैं, जो अर्थक्वेक की, भूकंप की समस्या है, ऐसी जो आपदाएं हैं उनका प्रभाव कई बार देखने को मिला है और इनकी आशंका के चलते या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को अपनी राजधानी कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करनी चाहिए, क्योंकि अब वर्तमान की जो राजधानी है वो अगर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण खतरे में है। इसके अलावा देखें तो आर्थिक और जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि विकास को संतुलित करने के लिए नई राजधानी होने की ज़रूरत है और सरकार का ये भी मानना है कि राजधानी बदलने से विकास को बैलेंस किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकेगा और जो भी प्रशासनिक सुधार हैं उन्हें भी बेहतर किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अब मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी राजधानी बदले। और ये कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं अपने देश के भी संदर्भ में कि भारत के ऊपर भी ये मांग उठने लगी है कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहाँ भी जो परिस्थितियाँ हैं कुछ ऐसे ही धीरे धीरे बन रही हैं। तो आने वाले समय में या अभी से भी देखें तो ये मांग जोर पकड़ते जा रही है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ जनता काफ़ी परेशान है। क्यों परेशान है? तो वहाँ असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने रोजगार और घर खोने के डर से सहमे हुए, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि जब से बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार थी
उसके बाद वहां पर इस तरह के जन विद्रोह हुए, जन आंदोलन हुए, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और अंतरिम प्रशासन के तहत देखें तो वहां पर यूनुस की सरकार बनी हुई है। लेकिन इस बीच में वहां पर जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक ढांचा था, वो पूरी तरह से कहें तो ध्वस्त हो चुका है। और इस कारण से लोगों के बीच में, क्योंकि बड़ी संख्या में देखें तो जो अल्पसंख्यक हैं वो मारे गए हैं, अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक भी मारे गए हैं इस पूरे उपद्रव में, या इस तरह का जन विद्रोह जो वहां पर देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे लोग अपने रोजगार खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के अपने खुद के घर खो चुके हैं। तो इस तरह की जो असुरक्षा है, अनिश्चितता है, वो एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं कि बांग्लादेश के सामने बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसकी भी चिंता देखने को मिली है, क्योंकि ऐतिहासिक राजधानी छोड़ने का जो भावनात्मक असर है वो लोगों के बीच में बना हुआ। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि जो ढाका है उसका एक अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और सामान्य तौर पर देखें कि जो लोग ढाका में बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक देखें तो संस्कृति और विरासत के दृष्टिकोण से भी ढाका से जुड़े हुए हैं। तो अगर राजधानी बदलती है तो लोगों के बीच में एक तरह से देखें तो संस्कृति और विरासत को लेकर एक चिंता सामान्य बनी हुई है। नए शहर में सुविधाओं की कमी भी हो सकती है, क्योंकि चूंकि ढाका पहले से धीरे धीरे कहें तो संरचनात्मक स्तर पे विकसित किया गया है, बड़ा क्षेत्र था, तो वहां पर सामान्य तौर पे जो भी जनमानस के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसी जो बुनियादी सेवाएं थी वो वहां पर उपलब्ध थी। अब लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि अगर नई राजधानी बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर जो स्थिति है वो यहाँ से भी बदतर हो जाए। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक इस पूरे मुद्दे में देखें तो अभी तक जो डेटा आया है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जो ढाका है अब लोगों के रहने लायक तो बचा ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ का ढाका जो ट्रिब्यून है उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि अब ढाका के जो स्थानीय लोग हैं वो इस शहर को रहने लायक नहीं मानते हैं। रिपोर्ट के स्थानीय जो भी नागरिक हैं उन्होंने शहर को लेकर कई सारे ऐसे वक्तव्य दिए। उनका ये मानना है कि ये जो शहर है अब रहने लायक नहीं है, हम यहाँ सिर्फ काम के लिए रहते हैं, अन्यथा हम यहाँ से बहुत पहले पलायन कर चुके होते। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये देखने को मिली कि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो केंद्रीकृत हैं, और इसी से जो नागरिक हैं वो शहर में जो भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ की जो स्थिति है उससे दो चार हो रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो ढाका में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सेंट्रलाइज हैं, और इस कारण से लोगों का जो संबंध है वो ढाका से जुड़ता है, लोगों का यहाँ आना जाना पड़ता है, और इस कारण से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई सुरक्षित जीवन की तलाश में है तो यहाँ से जाना भी चाहे तो वो एक व्यवहारिक विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी बांग्लादेश की जो स्थिति है वो ढाका से और भी बदतर है। वहाँ सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा या इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी खराब है। इसके अलावा देखें तो जो सार्वजनिक जो परिवहन है उसकी स्थिति की बात करें कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि ढाका का जो सार्वजनिक परिवहन है वो इतना भीड़ भाड़ वाला है कि यहाँ यात्रियों को मुश्किल से खड़े होने की जगह मिलती है। चाहे वो बस की बात करें, यानी कि सड़क परिवहन की बात करें, रेल परिवहन की बात करें, यहाँ पर जो भी परिवहन विकसित है वहाँ पर लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई लोग बहुत जोखिम उठाकर अपने घरों से देखें तो दरवाजों पे झूलते हुए बसों से या अन्य परिवहन से क्या होते हैं कि अपने जो भी उनके कार्यस्थल है वहाँ तक पहुँचते हैं। दैनिक संघर्ष का जो सामना है वो डेली उनको अपने ऑफिस जाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन काम छोड़ने के पीछे देखें तो कोई विकल्प भी नहीं है वहाँ पर। इसीलिए ये लोग कैसे भी लटक कर, झूल कर, कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थिति दर्शाई गई है, और ये स्थिति बांग्लादेश की नहीं है। मैं बार बार यहाँ पर हिंट कर रहा हूँ कि ये भारत के सामने भी स्थिति देखने को मिले, खास तौर पे राजधानी क्षेत्र में जाएंगे, एनसीआर क्षेत्र में, तो स्थिति यहाँ की भी आप देख सकते हैं। तो भारत को भी कहीं ना कहीं अब पड़ोसी देश से कुछ सीख लेते हुए अपनी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव भारत के लिए है।
इसके अलावा देखें तो सड़कों पर पैदल चलना भी वहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि जो भीड़ है वो केवल बसों तक सीमित नहीं है। सड़कें जाम रहती हैं, फुटपाथ पर मुश्किल से चलने लायक जगह मिल पाता है और इससे शहर में रहना मुश्किल हो गया है। बसें या इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो ठूस ठूस कर भरे होते हैं, ट्रैफिक जाम से वो जूझते रहते हैं और देखें तो लोग थक कर काम पर पहुंचते हैं और रोज की उनकी यही सच्चाई है। और इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि जो ढाका की एक तरह से जो धड़कन थी वो धीरे धीरे थम रही है। जैसे कहा जाता है ना कि एक डॉक्टर बता सकता है कि उसका जो मरीज है उसकी धड़कन की जो स्पीड है वो धीमी है या नहीं है, या ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है। इसी तर्ज पे जो ढाका है उसकी जो हालत है अब वो ठीक होती नहीं दिख रही। लोगों का ये भी मानना है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि भारी निवेश बांग्लादेश की सरकार ने अपनी राजधानी के लिए किया है ताकि वहाँ की स्थितियों को सुधारा जा सके, लेकिन वहाँ पर शहर अब एक तरह से गैर जिम्मेदार हो चुका है और वो अब ठीक नहीं हो सकता। यही नहीं, अब ये दबाव इसीलिए बढ़ रहा है कि बहुत सारे दुनिया के जो देश हैं वो अपनी जो राजधानियां हैं, जो कैपिटल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। अब इसी तर्ज पे दबाव है कि बांग्लादेश भी अपनी राजधानी बदले। इस पूरे मामले पर अगर सरकार के रुख की बात करें, क्योंकि अब देखें तो वहाँ पर शेख हसीना की जो सरकार है वो अब दस्त हो चुकी है और यहाँ पर अंतरिम सरकार बनी है डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में। तो सरकार का वर्तमान की स्थितियों पर यह कहना है कि जो नई राजधानी है वो देश के विकास के लिए तो जरूरी है, इससे अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ सकती है, प्रशासन और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके संदर्भ में जो जनता की चिंता है उसको ध्यान रखते हुए जो आश्वासन है वो सरकार ने दिया है कि जरूरत पड़ी तो उनका जो पुनर्वास है उससे सही ढंग से लागू किया जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अगर देखें कि आखिर बांग्लादेश की जो स्थिति है ऐसी बनी क्यों, तो इसमें कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे जहांगीरनगर विश्वविद्यालय में शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अख्तर महमूद। इन्होंने ढाका के जो वर्तमान का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उस पर खास तौर पे प्रकाश डाला। उनका ये कहना था कि ढाका केवल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसमें लगभग 15 से 20 मिलियन लोग रहते हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 10 मिलियन का ही आंकड़ा देते हैं, लेकिन ये आंकड़ा गलत है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर 15 से 20 मिलियन लोग रहते हैं और उनका ये भी कहना है कि 48,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ढाका की दुनिया की सबसे घनी आबादी राजधानी में इस समय रह रहे हैं। आदर्श रूप से देखें तो शहर में प्रति एकड़ 200 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जहां 200 लोग होने चाहिए उनकी जगह पर 48,000 लोग रह रहे हैं, तो फिर लोगों की स्थिति क्या होगी। तो ये बात कही जा रही है और इसी कारण से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जा रहा है। यही नहीं, आवश्यक सेवाओं पर भी बड़ा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जहां आवश्यक सेवाएं 200 लोगों के लिए होंगी और उनकी जगह पर 50,000 लोग अगर होंगे तो ये निसंदेह है कि जो भी संसाधन है उनके ऊपर आबादी का जो दबाव है वो बढ़ेगा और वायु, जल, यातायात, इस तरह की जो भी सुविधाएं हैं उनकी कमी देखने को मिलेगी। स्कूलों में जो खेल के मैदान हैं वो नहीं मिलेंगे, बच्चे तंग परिस्थितियों में अपना जीवन बसर करेंगे और इसका सीधा प्रभाव उनका जो मानसिक विकास हो सकता है उसके ऊपर पड़ेगा। यही नहीं, महमूद ने ये भी कहा कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंटमेंट लेना उनके लिए देखें तो वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती हो चुका है। वहाँ पर जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, वो भीड़ भाड़ या इस तरह के अतिरिक्त जनसंख्या दबाव के कारण वहाँ की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है, जीवन स्तर काफ़ी निम्न हो चुका है। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हम देख सकते हैं कि आखिर जो ये पूरा मुद्दा है जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब अपनी राजधानी बदल सकता है, इसके पीछे पूरी भूमिका हमने देखी। तो कौन सा शहर बन सकता है ढाका का विकल्प, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो समस्या का समाधान है वो उतना आसान नहीं है कि तुरंत से राजधानी बांग्लादेश बदल ले, या कोई भी देश तुरंत, जैसे भारत है अपनी दिल्ली की समस्याओं को देखते हुए राजधानी तुरंत बदल ले। ये राजधानी बदलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इनके लिए कहीं ना कहीं राजधानी क्षेत्र में लोग आते हैं।
बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वहाँ की राजधानी को स्थानांतरित करना एक महंगा संकट हो सकता है। लेकिन सेवाओं का जो विकेंद्रीकरण है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड हैं। अब इसका विकल्प बांग्लादेश खोज रहा है और इस खोज में ही जो हमने बताया कि डॉक्टर महमूद हैं, उन्होंने एक अलग रणनीति का सुझाव भी दिया। उनका ये कहना था कि जैसे मलेशिया ने अपना पुटराजिया को एक कह सकते हैं कि प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया, जबकि जो फ्रैंकफर्ट है जो जर्मनी है उसने अपने वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य वहां से करता है। ठीक उसी तर्ज पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, तो इसे अपनी आर्थिक राजधानी के रूप में जो चटगांव है इसे नामित करना चाहिए। तो चटगांव को आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल बनाना चाहिए। तो वही इनका ये कहना है कि जो कामिला है, यहाँ पर देखेंगे जो पूर्वी क्षेत्र में कामिला है, तो इनका कहना है कि इसे एक प्रशासनिक राजधानी के तौर पे विकसित करना चाहिए। तो इस तरह के जो सुझाव हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अब दो जो नाम हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पहला जो है वो ढाका का विकल्प हो सकता है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि चटगांव है, और दूसरा जो है वो कामिला है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि राजधानी को पूरी तरह से परिवर्तित न करते हुए ये किया जाए कि जो चटगांव है इसे आर्थिक राजधानी बना दिया जाए और जो कामिला है उसे प्रशासनिक राजधानी बना दिया जाए, और बाकी जो सुविधाएं हैं वो ढाका में या ढाका से पूरा प्रशासन देश का चलाया जाए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही नहीं, ढाका को देखें तो तत्काल इसके विकल्प के रूप में जो ये पूर्वी भाग है इसी को प्राथमिकता दी जा रही है और एक व्यवहारिक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो पूर्वी क्षेत्र है ये इसलिए व्यवहारिक हो सकता है कि अपेक्षाकृत बांग्लादेश में देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और इस कारण से देखें तो यहाँ जो बाढ़ की समस्या बांग्लादेश के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इस क्षेत्र में कम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लैंड फिलिंग की आवश्यकता थी, जो देखें तो पूर्वांचल में प्राकृतिक रूप से ठोस जमीन का निर्माण करती है, तो इस कारण से यहाँ पर जो लागत होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिस कारण से पूर्वी क्षेत्र में ये जो दो शहर है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बांग्लादेश की राजधानी के तौर पे देखे जा सकते। सरकार की बात करें तो सरकार को कहीं ना कहीं जनता की जो चिंताएं हैं, जो आशंका है, उनका समाधान करना चाहिए। पारदर्शी तरीके से जो योजनाएं हैं, जो राहत पुनर्वास है, उनको अपनाया जाना चाहिए। और जो पूरा विकास की बात कही जा रही है, जो पर्यावरण के बीच में संतुलन की बात कही जा रही है, इनके बीच में एक बैलेंस बनाते हुए आगे काम करना चाहिए। चाहे वो राजधानी बदलने की बात हो या राजधानी का जो अतिरिक्त दबाव है वो अन्य जो शहर हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं कम करने की बात हो। तो ये पूरा मुद्दा था जिसके बारे में हमने देखा कि आखिर बांग्लादेश यानी कि भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो क्या करने जा रहे हैं, अपनी राजधानी को बदलने जा रहा है। उसके पीछे जितनी बातें थी उन पर हमने डिटेल से बात की। अब बात कर लेते हैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी राजधानियाँ हाल ही में बदली है। तो कौन से देश हैं और किन परिस्थितियों में उन्होंने राजधानियां बदली, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। जैसे नाम आता है इंडोनेशिया का। इसकी पहले राजधानी क्या थी, जकार्ता थी। नई राजधानी नुसंतारा है। अब बात करें कि आखिर इसने अपनी राजधानी बदली क्यों, तो यहाँ भी वही स्थिति थी। काफ़ी जनसंख्या का दबाव था, ओवर क्राउडिंग थी, और इस कारण से यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। ट्रैफिक जाम, बाढ़ का खतरा, शहर के धीरे धीरे डूबने की जो समस्या थी, इस कारण से इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदली। ऐसी देखिए जो मिस्र है, इसकी पुरानी राजधानी क्या थी, वो थी काहिरा। लेकिन जो नई राजधानी है वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, अभी आधिकारिक जो नाम है वो मिस्र ने तय नहीं किया, लेकिन उसने इसकी घोषणा कर दी है। बदलाव के पीछे कारण है काहिरा में भी अत्यधिक ओवर क्राउडिंग हो चुकी है। जो प्रशासनिक केंद्र है उनके ऊपर अधिक दबाव है। आधुनिक और उसे और विकसित बनाने के लिए मिस्र को ये अपनी राजधानी बदलने की जो रणनीति है वो लागू करनी पड़ी। इसके अलावा देखिए जो म्यांमार है, पुरानी राजधानी क्या थी, यांगून थी। नई राजधानी नेपिडा है, और इसके पीछे भी कारण क्या है कि रणनीतिक और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जो म्यांमार है, जिसे हम पहले कह सकते हैं कि बर्मा कहते थे, उसने अपनी राजधानी बदली। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है, पुरानी राजधानी अलमाटी थी, नई राजधानी जो है वो अस्ताना है।
और इसके अलावा इसके पीछे बदलाव के पीछे भी कारण देखें तो भौगोलिक और जो प्रशासनिक संतुलन है वो बनाने के लिए राजधानी इसने अपनी बदली है। ऐसे ही देखेंगे कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का देखें तो ये मामला काफ़ी पुराना है, क्योंकि पुरानी राजधानी क्या थी तो रियो डी जेनेरियो थी, नई राजधानी ब्राज़ीलिया है। 1960 में ये बदल दी गई थी और पीछे कारण क्या था कि अंदरूनी जो क्षेत्र थे उनका जो विकास है वो अधिक संतुलित तरीके से किया जा सके, शहरीकरण को सही तरीके से लागू किया जा सके। तो इन सभी देशों ने अपनी राजधानी को बदलने का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या दबाव है, ओवर जो क्राउडिंग है, प्रशासनिक सुधार है, प्राकृतिक आपदा है, आर्थिक संतुलन है या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी राजधानी को बदला है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखें, राजनीतिक स्तर पे या देखें भारत ने अपनी राजधानियां परिवर्तन किया तो इनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो देखिए 1772 से 1911 के बीच में देखें तो कोलकाता जो उस समय कहलाता था ये ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और 1911 दिल्ली को देखें तो ब्रिटिश भारत की नई राजधानी घोषित की गई। फिर 1931 में नई दिल्ली का जो उद्घाटन है वो हुआ और इसे आधिकारिक रूप से राजधानी बनाया गया। थोड़ा सा इसे डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए बात करें तो जो कोलकाता है उससे दिल्ली जो शिफ्ट किया गया ये 1911 में हुआ। ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है उसका परिवर्तन किया गया। पुरानी जो राजधानी रही वो कोलकाता रही 1772 से लेकर 1911, ये पूरा समय कोलकाता राजधानी भारत की थी। नई जो राजधानी है वो 1911 में बनी। बदलाव के पीछे कारण क्या थे तो देखिए कोलकाता में बढ़ता हुआ जो स्वतंत्रता आंदोलन है और जो विरोध प्रदर्शन है वो इसका महत्वपूर्ण कारण था और दिल्ली को भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण अधिक रणनीतिक और प्रशासनिक रूप से अनुकूल उस परिस्थिति में माना गया। जो भी ब्रिटिश रूलर थे, जो ब्रिटिश शासक थे, उनका ये भी मानना था कि जो दिल्ली है ये ऐतिहासिक रूप से भारत की सत्ता का केंद्र रही है, इसलिए इसे राजधानी बनाया जाना चाहिए। 1911 में जो भी ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज V थे उन्होंने दिल्ली दरबार में इस बदलाव का आधिकारिक घोषणा किया था। तो इस तरह से राजधानी शिफ्ट हुई थी। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए क्या किया गया तो नई दिल्ली का जो निर्माण है ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो एडविन लुटियंस है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो हर्बर्ट बेकर है, इन्होंने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ और इसे भारत की आधिकारिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद देखें 1947 से वर्तमान जो स्थितियां हैं तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली भारत की राजधानी बनी और संविधान लागू होने के बाद वर्ष 1950 में इसे औपचारिक रूप से एक संप्रभु गणराज्य के रूप में राजधानी घोषित किया गया। हालांकि समय समय पर अब जो राजधानी है, राजधानी को बदलने की चर्चाएं अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक ठोस रूप में इसके संदर्भ में कोई खास निर्णय नहीं लिया गया। ये जरूर प्रश्न उठ रहा है कि क्या भविष्य में भारत की जो राजधानी है वो बदल सकती है। तो देखिए भारत में अभी कुछ लोगों का मानना है कि राजधानी को मध्य भारत के किसी अन्य शहर जैसे भोपाल, नागपुर या फिर हैदराबाद में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि जो विकास है उसका विकेंद्रीकरण हो सके। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया है और एक महत्वपूर्ण जो ये विषय उठ रहा है कि क्या भारत को अपनी राजधानी बदलनी चाहिए। तो भारत में समय समय पर इस पर डिबेट अब देखने को मिल रहे हैं कि क्या दिल्ली की जगह किसी अन्य शहर को भारत की राजधानी बनानी चाहिए। इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में दोनों तर्क देख सकते हैं हम कि आखिर इसके पक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं कि राजधानी बदली जानी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो तर्क हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे अत्यधिक जो भीड़ भाड़ है, जो प्रदूषण है, ये इससे अब पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, ट्रैफिक जो जाम है, वायु प्रदूषण है, जल संकट है, ऐसी कई सारी जो समस्याएं हैं ये इनसे जूझ रहा है दिल्ली। तो ये एक कारण है। भौगोलिक जो संतुलन है, दिल्ली भारत के उत्तर में चूंकि स्थित है जिससे दक्षिण पश्चिम और पूर्वी राज्यों से जो दूरी है वो अपेक्षाकृत
अधिक हो जाती है। अगर राजधानी मध्य भारत में होगी तो प्रशासनिक स्तर पे पूरे देश का जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है। तो ये बदलने के पीछे एक कारण है। इसके अलावा जो आर्थिक और सुरक्षा कारण है उनको भी इसके आर्गुमेंट के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली पाकिस्तान चीन की सीमा से काफ़ी क्या है करीब है, जिससे युद्ध या आतंकी अगर कोई हमला होता है तो उस स्थिति में स्थितियां काफ़ी संवेदनशील हो सकती हैं। यदि राजधानी देश के अंदरूनी किसी हिस्से में हो तो वो अपेक्षाकृत दिल्ली से अधिक सुरक्षित होगी। विकास के जो विकेंद्रीकरण की बात कही जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नई राजधानी है वो बनाने से देश के अन्य हिस्सों का भी विकास संतुलित रूप से होगा। इससे क्षेत्रीय जो असमानता भारत में देखने को मिल रही है, जो नौकरियों या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है, तो उनका समाधान किया जा सकता है। अब ये हमने देख लिया कि राजधानी बदलने के पीछे क्या तर्क थे। अब राजधानी न बदलने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, उन कुछ मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इतिहास और परंपरा की बात करें तो जो दिल्ली है वो ऐतिहासिक रूप से शासकों की राजधानी रही है। इसकी अपनी एक विरासत रही है, एक संस्कृति रही है, और ये भारतीय राजनीति और प्रशासन का केंद्र भी रह चुकी है। तो इस कारण से इसे बदलना उतना सही नहीं है, ये तर्क दिया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर जो निवेश है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक नई राजधानी बनाने के लिए और भारत जैसे अब विकासशील देश जो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है उसकी बड़ी ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस स्तर की नई राजधानी बनाने में काफ़ी खर्च आएगा, जो आर्थिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनौती होगा, जो सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ हो सकता है। बुनियादी जो ढांचा है जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रालय या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें विकसित करने में, दोबारा बनाने में काफ़ी सरकार के ऊपर बोझ आएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लॉजिस्टिक समस्याओं का भी तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि राजधानी स्थानांतरित करने से सरकारी जो कर्मचारी है, राजनयिक जो मिशन है या अन्य जो संगठन है उनको भारी असुविधा हो सकती है। नए शहर के ढांचा तैयार करने में देखें तो सबसे बड़ा तो ये है कि काफ़ी समय लग सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे तर्क हैं जो ये कहे जाते हैं कि देश की राजधानी नहीं बदली जानी चाहिए, यानी भारत की राजधानी अभी भी दिल्ली ही होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की जो भी संभावित नए राजधानी शहर हो सकते हैं और वो क्यों हो सकते हैं, उनके अगर पीछे कारणों की बात करें कि अगर भारत की राजधानी बदली जाती है तो भारत में उपयुक्त कौन से शहर हैं जो देश की राजधानी बनाए जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं। जैसे नागपुर है महाराष्ट्र का, देश के केंद्र में अवस्थित है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत के भौगोलिक केंद्र के करीब है, अच्छी परिवहन सुविधाएं हैं, यहाँ पर रेलवे, हवाई मार्ग का प्रॉपर विकास हो चुका है। महाराष्ट्र पहले से ही एक विकसित राज्य है और एक तरह से देखें तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई यहीं पर मानी जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है, बुनियादी जो ढांचा है वो विकसित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह की बात कही गई है। जो भोपाल है उसको भी राजधानी के तौर पे शामिल किया जा रहा है। मध्य भारत का एक प्रशासनिक हब है, देश के मध्य में ये स्थित है, जिससे प्रशासनिक संतुलन आसान होगा। शांत वातावरण है, बेहतर बुनियादी ढांचा है और अभी तक दिल्ली जितनी बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित नहीं हुई, तो ये एक ड्रॉबैक भी है। हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो तकनीकी और प्रशासनिक हब के तौर पे इसे जाना जाता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी और जो व्यवसाय है उसका ये सेंटर है। बेहतर बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से दक्षिण भारत में होने से असंतुलन पैदा हो सकता है। यही नहीं, रायपुर का भी नाम आता है। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है ये नए भारत का नया केंद्र हो सकता है, क्योंकि तेजी से विकसित होता हुआ ये शहर है और भविष्य की संभावनाओं से भरा हुआ है। देश के भौगोलिक केंद्र के करीब है, लेकिन अभी तक उतना ये विकसित नहीं हो पाया जितना राजधानी बनने के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि क्या भारत की राजधानी वास्तव में बदली जानी चाहिए? तो देखिए, राजधानी बदलना एक बड़ा और जटिल फैसला हो सकता है। अगर प्रदूषण, परिवहन के संदर्भ में देखें तो ट्रैफिक जाम, सुरक्षा कारण और इनको देखते हुए जो बदलाव की जरूरत है वो महसूस होती है, तो नागपुर, भोपाल जैसे जो भी शहर हैं वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार को ये भी देखना होगा कि इतिहास, संस्कृति और मौजूदा जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनके स्तर पे कितना व्यवहारिक होगा राजधानी को बदलना। तो ये सारी बातें हैं जिनके ऊपर हमने
चर्चा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा मुद्दा जुड़ता है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि बांग्लादेश से कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो नदी तटी ये क्या है कि एक देख सकते हैं कि एशियाई देश है, इसकी अवस्थिति आप एशिया में देख सकते हैं। कहाँ पर है तो ये तीन तरफ से आप देखेंगे तो क्या है कि भारत से घिरा हुआ है, ऐसे पूरा भारत से ये घिरा हुआ है। और इधर देखेंगे तो म्यांमार की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। तो भारत और म्यांमार दो इसके सीमावर्ती क्या हो जाते हैं, वो देश हो जाते हैं। कौन कौन से, तो इंडिया है और दूसरा म्यांमार है। दूसरी बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से जो बांग्लादेश है इसका जो अधिकांश भाग है ये उपजाऊ, इधर से जो गंगा आ रही है उसी के क्षेत्र या जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान है जहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है इन्हीं से विकसित हुआ है। यहाँ पर जैसे इधर से गंगा आपको नदी देखने को मिलेगी तो क्षेत्रीय स्तर पे जो गंगा का नाम है यहाँ पर बदल जाता है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है उसका भी नाम बदल जाता है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मूल रूप से देखें तो जो पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र है इसे चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला जो है कि इधर से जो गंगा और इधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है इनका डेल्टाई जो क्षेत्र है वो एक पहला है। दूसरा इधर देखेंगे तो चटगांव वाली जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है उसे यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा जो होता है यहाँ पर सिलहट जो डिवीजन है और बारिंद और मधुपुरा जो क्षेत्र है। तो इस तरह से चार क्षेत्रों में पूरे बांग्लादेश का जो विभाजन है वो किया जाता है। दूसरी बात करें अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति पर तो आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, इसी देश से होकर गुजर रही है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नदी तटीय एशियाई देश है। और इसकी जो सीमा है ये दो देशों से लगती है। खास तौर पे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि भारत से जो राज्य जुड़ते हैं वो कौन से राज्य इससे लगते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इधर जो भारत का पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा इससे लगती है। तो उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो जो पश्चिम बंगाल है उससे इसकी सीमा लगेगी। उत्तर में देखेंगे तो जो असम भारत का राज्य है उससे इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में आएंगे तो जो मेघालय है उससे इसकी सीमा लगती है। पूर्व में आएंगे तो त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती है और इसके अलावा त्रिपुरा मिजोरम भी इससे लगते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो दूसरा देश से म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। इसके अलावा भी देखेंगे तो इससे जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण है। जैसे ढाका की बात करें तो ढाका क्या है कि ढाका जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी के तौर पर सबसे बड़ा शहर है। और ढाका बांग्लादेश का देखें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक का आर्थिक केंद्र है। और यहाँ पर जो आबादी है जो डेटा दिए जाते हैं कि 7 से 10 मिलियन है। लेकिन अब यहाँ के जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि यहाँ की जो आबादी है इस समय वर्तमान में 15 से 20 मिलियन है। और इस कारण से देखें तो दुनिया में सबसे घनी आबादी वाली जो राजधानियां हैं उनमें ये शामिल है। इसके अलावा देखिए जो चटगांव की बात बार बार की जा रही है कि इसकी जो राजधानी है वो आर्थिक तौर पे चटगांव को और प्रशासनिक तौर पे कमीला को बनाया जाना चाहिए। तो जो चटगांव है ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, तटीय शहर है। और यहाँ पर समुद्री जो बंदरगाह है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये बांग्लादेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पर कई सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहीं पर आप गंगा नदी जहाँ पर डेल्टा बना रही है यहाँ पर देखेंगे तो भोला द्वीप देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप। इस पर हमने एक खास अलग से एपिसोड भी लिया था जो खास तौर पे ये देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इस तरह से हमने पूरा इसके बारे में देख लिया। यहीं पर बे ऑफ बंगाल, माउथ ऑफ जो गंगा है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आकर डेल्टा बनाती है। तो ये सारी बातें हमने आज के मुद्दे में देखी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत का पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वो अपनी राजधानी बदल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, और उसका हमने कहीं ना कहीं कंपेरिजन किया अपने देश भारत से कि आखिर क्या भारत के सामने भी इस तरह की परिस्थिति आने वाली है कि भारत को भी अपनी राजधानी बदलनी पड़े। और अगर बदलनी पड़े तो उसके पीछे कारण क्या है, न बदलनी पड़े तो उसके पीछे कारण क्या है, और अगर बदलने की बात है तो भारत के कौन से शहर हैं जो भारत की आगामी राजधानी बनने के लायक हैं, उनके बारे में भी, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।